हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश आर्य और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सीरीज़ हमारी चल रही है, पटवार का बैच है हमारा, पीटीईटी का बैच और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट के ग्रुप डी का बैच, जिसमें कि हमारी क्लास ये नंबर है 2। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे फ्रेज़ के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में और बेसिक्स के बारे में। पहली क्लास में हमने देखा था, पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि साउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 44 टाइप के हमारे पास साउंड्स होते हैं, 44 तरह के साउंड्स होते हैं, जिससे हमने लेटर्स बनाए 26। ओके, 26 लेटर्स के बाद हमने बात की थी वर्ड्स की, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यानी कि लेटर्स का मीनिंगफुल यूनिट जो है, वो ग्रुप जो है, वो क्या कहलाता है, वर्ड्स। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लेटर अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना सकते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। इसी तरह से हम अपनी बात को आगे लेके चल रहे हैं फ्रेज़, जिसे कि आप हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, वाक्य प्लस अंश, यानी कि वाक्य का हिस्सा या वाक्य का टुकड़ा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्रेज़। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह है जो कि अपना संपूर्ण अर्थ नहीं रखता है। अर्थ तो रखता है लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं रखता है। किन्हीं भी दो शब्दों को आप आपस में मिला दीजिए, वो क्या बन जाएंगे, फ्रेज़। ठीक है, किन्हीं भी दो शब्दों को आपस में मिलाना फ्रेज़ कहलाता है, लेकिन वो कंप्लीट अर्थ अपना नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उसे हम फ्रेज़ कहते हैं, यानी कि वाक्यांश कहते हैं, वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे देखिए, इन दी ऑडिटोरियम अपने आप में क्या है, एक फ्रेज़ है, और इसी तरह से राउंड द कॉर्नर, राम एंड श्याम, तो इससे हमें क्या क्लैरिटी नहीं आ रही है, पूरा सेंटेंस हमें पता नहीं लग पा रहा है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। अब ये राउंड द कॉर्नर जो है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका मतलब आप देख लीजिएगा, नियर बाई, यानी कि आसपास। इसका मीनिंग क्या होता है, राउंड द कॉर्नर का मतलब आसपास। राउंड द कॉर्नर यहाँ गोल गोल या किसी राउंड शेप से नहीं है। राउंड द कॉर्नर का मतलब क्या होता है, नियर बाई। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ऊपर आपको दिया रहेगा राउंड द कॉर्नर, नीचे आपसे 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नियर बाई, यानी कि नज़दीक पर, है ना। जो भी चीज़ें नज़दीक आसपास की चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, राउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट, अब देखिए, बात हो गई हमारे फ्रेज़ के ऊपर। अब चलते हैं फ्रेज़ से थोड़ा सा एक स्टेप आगे, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि क्या देता है, अपना संपूर्ण अर्थ देता है, तो वो कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस जैसे इसी से देखिए कि राम विल परफॉर्म इन द ऑडिटोरियम। अब ये जो इन द ऑडिटोरियम है, ये हमारे लिए क्या था, फ्रेज था, लेकिन जब मैंने इसको पूरे सेंटेंस के साथ अटैच कर लिया तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, यानी कि एक वाक्य बन गया। ठीक है, जैसे देखिए, सीता विल परफॉर्म इन द ऑडिटोरियम टुमारो, ये हमारा अभी तक फ्रेज था ऊपर वाले सेंटेंस में, लेकिन अब इस सेंटेंस में ये क्या हो गया, हमारे लिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ऊपर ये क्या था, अकेला फ्रेज। इसी तरह से अगर राम एंड श्याम की बात करें तो राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कि राम और श्याम कल कहाँ गए थे, बाजार गए थे। तो ये जो राम और श्याम अगर इस सेंटेंस के अंदर से अलग कर लिए जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, फ्रेज कहलाएंगे। ठीक है, बात, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। देखिए, इंग्लिश के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने कौन से शब्द को कहाँ पर रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, तो सेंटेंस में क्या हो गई, कुछ गड़बड़ है, यानी कि बच्चे को उबाल कर दूध नहीं पिलाना है, बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ, तो ये सेंटेंस सही इस तरह से होगा। जैसे कि मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, तो सेंटेंस में क्या हुआ, शब्दों का क्रम जो है वो आगे पीछे हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे काट कर आम खिलाओ, इस सेंटेंस को भी आप सही करके देखें तो क्या होगा, मुझे आम काट कर खिलाओ, है ना, कि मुझे नहीं काटना है, काटना किसे है, आम को। तो सेंटेंस को बनाने के लिए शब्दों का सही क्रम में होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि कौन सा शब्द पहले आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, और उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसे आप अपनी साधारण भाषा में कह लेते हैं स्ट्रक्चर। क्या कह लेते हैं, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो स्ट्रक्चर जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं वर्ब। अगर हम इस वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक आपके पास आती है क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपके पास आती है क्या, मेन वर्ब,
और इसके बाद हमारे पास होता है क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सब्जेक्ट का पता होना भी ज़रूरी है, बट सब्जेक्ट आपको जनरली दिख जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को पहचानने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और हमें कई बार कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं कि वर्ब के बाद का जो सेंटेंस में सब कुछ लिखा हुआ है वो सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि राम इज़ ईटिंग एन एप्पल, या मैं एक दूसरे सेंटेंस की पीटर किल्ड अ मैन यस्टरडे, तो ये जो किल्ड लिखा हुआ है ये तो हमारी हो गई क्या, वर्ब। और क्या इसके बाद का ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या ये सारा ऑब्जेक्ट है? नो, दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सारा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? एनीथिंग और पर्सन ऑन विच द एक्शन ऑफ वर्ब पासेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपके लिए इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूँ कि एनीथिंग और पर्सन ऑन विच the action of verb passes is known as object। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ जिसके ऊपर की वर्ब का एक्शन जो है वो पास होता है, वो कैसे जाना जाता है? ऑब्जेक्ट के तौर पर जाना जाता है। कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर वर्ब का एक्शन पास हो रहा है, यानी कि वर्ब का एक्शन जिसके ऊपर पास होता है, वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि ये डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ, वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसे फाइंड करने के लिए हम 2 क्वेश्चन बना सकते हैं वर्ब के साथ। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन हम बना सकते हैं वर्ब के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा whom। जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसे कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या हम कहते हैं जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो आप पैसिव नहीं बना पाएंगे उसका। आप अगर ये चीज़ नहीं पहचान पाए कि पैसिव इस सेंटेंस का बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है और कौन सी चीज़ उसमें ऑब्जेक्ट है, तो आपके लिए पैसिव पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा व्हाट से क्या क्वेश्चन का आंसर निकला? नॉन लिविंग, और जिसे हम कहते हैं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और whom से हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? whom का, यानी कि किसे या फिर किसको। तो whom से हमारा क्या आंसर निकलेगा? लिविंग, यानी कि whom से हमारा कैसा ऑब्जेक्ट निकलेगा? लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? लिविंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है यह किसी ह्यूमन के लिए। ठीक है, और इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं जिसे कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो whom से कौन सा आंसर आएगा? लिविंग ऑब्जेक्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इफ़ वी मेक अ क्वेश्चन विद व्हाट और whom देन वी फाइंड ऑब्जेक्ट। अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं किससे? व्हाट और whom से, तो हम क्या चीज़ प्राप्त कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट को। पर क्वेश्चन किसके साथ बनाना है? वर्ब के साथ। वर्ब आपको सेंटेंस के अंदर क्लियर दिखेगी। अभी हम सेंटेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ क्या होती है और किसी भी सेंटेंस के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंसेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर बात? चलिए देखिए, राम इज़ ईटिंग एन एप्पल, कि राम इज़ ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर आपको मेन वर्ब क्लियर दिख रही होगी, तो मेन वर्ब क्या हो गई हमारी? ईटिंग। अब हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि राम इज़ ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग व्हाट, यानी कि व्हाट ईटिंग, क्या खा रहा है राम। तो राम खा रहा है क्या? एप्पल, यानी कि एप्पल हमारा क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? और कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? अगर व्हाट से आंसर आया है तो आंसर कैसा है हमारा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिसे कि हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हमारा क्या हो गया?
मैं इसे यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ DO, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। शी गेव मी अ गिफ्ट, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, गेव मी, किसे दिया, मी, यानी कि मुझे दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसे कि हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ गिफ्ट, अब अ गिफ्ट क्या है, क्या दिया, वट, तो आंसर किससे आया, वट से, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पीटर किल्ड अ मैन यस्टरडे, पीटर ने कल एक आदमी को मारा, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यस्टरडे, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, किसे मारा, हुम, आंसर क्या है हमारा, सिर्फ अ मैन, तो हमारा ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ हमारा क्या है, अ मैन, यस्टरडे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जिस वट और हुम से हमारे जिस शब्द का आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी की चीज़ें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, अब यहां पर अगर मैं रीड से क्वेश्चन बनाऊं कि मेरे फादर क्या पढ़ते हैं या क्या रीड करते हैं, तो हाँ आंसर क्या आएगा, वट का आंसर क्या है हमारे पास, न्यूज़पेपर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिर्फ न्यूज़पेपर। ये जो डेली शब्द है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात। जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो मैं डेली को आगे नहीं लेकर आऊंगा, मैं सिर्फ किसे लेकर आऊंगा, न्यूज़पेपर को। ये पैसिव के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट को पहचानना, और सेंटेंस के अंदर भी ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे, आप वीडियो पर बने रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, राम थ्रू अ मार्कर आउट ऑफ द विंडो। अब यहाँ पर राम ने क्या फेंका, वट से क्या आंसर आ रहा है, अ मार्कर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ अ मार्कर है, आउट ऑफ द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात ये भी। यू डोंट हैव करेज टू फेस हिम इन अ ड्यूअल, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, फेस हिम इन अ ड्यूअल। ये ड्यूअल जो शब्द है इसे ध्यान रखिएगा, DUEL, इसका मतलब क्या होता है, वॉर, यानी कि युद्ध, ठीक है, या लड़ाई, फाइट। तो ड्यूअल शब्द आता है फाइट के लिए या फिर वॉर के लिए, इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है इस शब्द को। एक डुअल आपका डुअल सिम वाला फ़ोन आता है, यानी कि जिसमें 2 सिमें लगती हैं, वो DUAL होता है, ये DUEL है, जिसका मतलब क्या है, वॉर या फाइट। ओके, तो यू डोंट हैव करेज टू फेस हिम इन अ ड्यूअल। अब आपके पास करेज नहीं है, क्या नहीं है, वट, तो यहाँ पर क्या नहीं है आपके पास, करेज, वट है, होना, हैव का मतलब क्या होता है, होना, किसी चीज़ का पास में होना या रखना, तो हैज़ हैव का आपको बताया जाएगा बाद में यूज़, बट अभी आप ध्यान रखिए कि हैव किस लिए आया है यहाँ पर, रखने के सेंस में, होने के सेंस में। तो आपके पास क्या नहीं है, करेज नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन लिविंग, तो क्या आएगा आपके लिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात, क्या चीज़ नहीं है, करेज नहीं है। अब ही ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, ही ब्रॉट मी अ गिफ्ट, यहाँ पर आपने फॉर का यूज़ किया है, यहाँ पर आप फॉर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दोनों सेंटेंस को दोबारा से पढ़िएगा, ही ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, ही ब्रॉट मी अ गिफ्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ब्रॉट, वो लाया, क्या लाया, अ गिफ्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अ गिफ्ट। ये जो अ गिफ्ट है ये हमारा हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसके लिए लाया, तो मी क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम का मतलब किसके लिए या किसको है ना, किसके लिए या किसको या किसे देगा वो ये गिफ्ट, ठीक है। तो हुम का मीनिंग हो गया, मतलब हुम के लिए हमारे पास आंसर हो गया मी, और वट के लिए हमारे पास आंसर हो गया अ गिफ्ट, यानी कि अ गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है तो किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जा सकता। जनरली हम टू या फॉर का यूज़ करते हैं इनसे पहले, लेकिन कब, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है,
तो हम करते क्या है, अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जा रहा है तो हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे बाद में लिखा है तो यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तो हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब जो ये अ गिफ्ट है ये क्या है हमारे लिए, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वाले सेंटेंस में हमने हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रेपोजिशन फॉर या फिर टू का यूज़ करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक्स थे जिसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब देखिए हमारे सेंटेंस के अंदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के अंदर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि शी गेव मी 10,000 रुपीज़, अगर मैं इसमें से इसे हटा दूं शी गेव मी कि उसने मुझे क्या दिया, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, तो बड़ा ही डाउटफुल हो जाता है कि क्या दिया है। लेकिन अगर 10,000 रुपीज़ है तो बात क्लियर हो गई कि दिया क्या है, 10,000 रुपीज़ दिए हैं। लेकिन अगर मैं मी को हटा दूँ शी गेव 10,000 रुपीज़ की उसने 10,000 रुपीज़ दिए हैं, तो बात क्लियर है कि 10,000 रुपीज़ दिए हैं। लेकिन अगर शी गेव मी तो दिया क्या है, शी गेव मी, इस वर्ब की जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये वर्ब कैसा काम करेगी, ये वट का काम करेगी, यानी कि वट का आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसीलिए सेंटेंस के अंदर कंपलसरी ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो कंपलसरी नहीं है। क्लियर हो गई बात ये। और दूसरी बात कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में पहले आता है तो उसके बाद हम किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो हमें प्रेपोजिशन के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। और कौन से दो प्रेपोजिशन है, या तो फॉर या फिर टू, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिपेंड करेगा ये, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस पर बात कर लेते हैं। जैसे कई बार आपके पास सेंटेंस आता है कि विवेक विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू मुंबई टुनाइट, यानी कि विवेक उसके दोस्तों के साथ आज रात मुंबई जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस को, विवेक विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग, ये सही है या फिर गलत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे जज करें वो हम देखेंगे अभी। पहले आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आइए बात करते हैं हमारे सेंटेंसेस के ऊपर कि सेंटेंस किस तरह से आप फ्रेम करते हैं। सेंटेंसेस में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। जैसे देखिए सबसे पहले अगर मैं पहले टाइप के सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट मेन वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद। पर जनरल हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ओके। और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमने अभी देख लिया है। माई फ्रेंड गणेश इज़ प्रिपेयरिंग टी एंड गणेश माई फ्रेंड इज़ प्रिपेयरिंग टी, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, देखते हैं अभी। माई फ्रेंड गणेश इज़ प्रिपेयरिंग टी, तो यहाँ पर जो माई फ्रेंड है ये पहले आ रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर माई फ्रेंड जो है वो बाद में आ रहा है। अब गणेश और माई फ्रेंड जो ये दो शब्द आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा फ्रेंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पहले उसका नाम पता होना चाहिए? पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन क्या है, बाद की है। क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नाम तो पता हो, उसके बाद की बातें बाद में हैं। तो इसीलिए इस तरह का जब सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, पहले नेम को लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिखेंगे। तो इसलिए पहला वाला सेंटेंस तो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, सेकंड सेंटेंस हमारा सही हो गया। और इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो हमारा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिससे कि सब्जेक्ट के साथ कोई इन्फॉर्मेशन अगर दे रखी है, जिसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, या फिर हम उसे कह लेते हैं क्या, एट्रीब्यूट। क्या कह लेते हैं, एट्रीब्यूट। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो उसके बाद दी जाएंगी। अब तीसरा फॉर्म क्या है हमारे सेंटेंसेस का, तीसरे बात करते हैं। द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी हार्ड।
द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी ईजी, सॉरी हार्ड नहीं है, ईजी है। तो देखिए द क्वेश्चंस है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है ये देखने वाली बात है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इस प्रेपोजिशन से पहले। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के अंदर जहाँ पर भी स्टार्टिंग में हमारा प्रेपोजिशन आएगा पहला, उस प्रेपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट जनरली होता है। जब भी सेंटेंस के अंदर पहला प्रेपोजिशन आता है, उस पहले प्रेपोजिशन से पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इस बात को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सेंटेंस के बारे में देख रहे हैं तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर देखना बेहतर है। तो यहाँ पर इज़ क्या है, गलत है या फिर सही है? तो देखिए द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द क्वेश्चंस। ये जो द क्वेश्चंस है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इज़ ना आकर क्या लगाना रहेगा हमें, आर। द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आर वेरी हार्ड। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से आएगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, तीसरे टाइप का सेंटेंस, कि सब्जेक्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन आपको दिया रहेगा और उस प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा, पार्टिटिव, यानी कि उसका दूसरा हिस्सा, ठीक है। और इस पार्टिटिव के बाद आपको दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब जो ये प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन से पहले ही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। हो सकता है पार्टिटिव प्लूरल में हो सकता है पार्टिटिव सिंगुलर में हो, लेकिन उस पार्टिटिव के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब डिसाइड नहीं होगी। हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके जितने भी पेपर होंगे 10th लेवल तक ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 यानी कि 2018 के पेपर में आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से 10th बोर्ड में। और देखिए क्वेश्चन अगर आपसे सही हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से 10th बोर्ड पढ़ी है। देखिए वाटर इन दी सी एंड ऑन द ग्राउंड, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, बट ऐसा है नहीं रियल में। वाटर इन दी सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली आर इवेपोरेटिंग ड्यू टू हीट ऑफ द सन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहली प्रेपोजिशन इन दिख रही है आपको। दोबारा से देख लीजिए, पहली प्रेपोजिशन क्या है, इन। इस पहले प्रेपोजिशन से पहले ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट वाटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वाटर, और वाटर जो है लिक्विड है, तो और सारे लिक्विड जो हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, यानी कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। और जब भी ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आर ना आकर क्या आएगा, इज। कि वाटर इन द सी, जो सी के अंदर का वाटर है, एंड ऑन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के ऊपर का वाटर है, कॉन्स्टेंटली, यानी कि निरंतर क्या हो रहा है, इवेपोरेटिंग हो रहा है, यानी कि वाष्प बनकर उड़ रहा है, ड्यू टू हीट ऑफ द सन। किसके कारण, सन की हीट के कारण, ठीक है। ड्यू टू का यूज़ आता है कारण बताने के लिए, ड्यू टू, ओके। अगला सेंटेंस आप खुद कर पाएंगे, राम विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई बाय नाइट बस टुडे। अब यहाँ पर अगर आप इस हिज फ्रेंड्स को देखकर आर करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, क्योंकि विद क्या है, प्रेपोजिशन है फिर से, और उस प्रेपोजिशन से पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी कि हमारा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स तक नहीं है, हमारा सब्जेक्ट सिर्फ कहाँ तक है, राम तक। यानी कि राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग, इज। ये बात भी क्लियर हो गई आपको कि राम विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई बाय नाइट बस टुडे, कि राम उसके दोस्तों के साथ आज कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है नाइट बस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। एक चौथे स्ट्रक्चर की बात और कर लेते हैं हम। राम इज़ अ टीचर, शी गॉट एंग्री। ये जो राम है, क्या राम ही टीचर है या फिर नहीं है, पहले तो इस सेंटेंस पे देखिए, शी है, ये शी हुई है क्या, एंग्री, मतलब शी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, ठीक है। अब जो ये टीचर है ये हमारे लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये जो एंग्री है ये हमारे लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो देखिए सेंटेंस के अंदर सबसे पहले होता है क्या, सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब। अगर इन दोनों सेंटेंसेस की बात करूँ तो इनके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। आप मेरा बी वर्ब का वीडियो भी देख सकते हैं, इसकी अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर इज़ क्या है, मेन वर्ब है। आप हेल्पिंग वर्ब मत कहिएगा, इसे क्या है, ये मेन वर्ब। इज एम आर के साथ अगर आईएनजी नहीं आ रही है तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म के तौर पर काम करते हैं।
इज एम आर के साथ। अगर आईएनजी नहीं आ रही है तो वो किस तौर पर काम करेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे वो उस टाइम पर। यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है जो कि किसी की आइडेंटिटी को बताता है। आप उस वीडियो में जाकर इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। शी गॉट एंग्री कि वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस केस में होता क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ऐसा कोई शब्द जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता हो। ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ ऐसा कोई शब्द जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता हो या फिर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता हो, वो शब्द क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वास्तव में हमारा रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। शी गॉट एंग्री कि वो क्या हुई, गुस्सा हो गई। तो ये गुस्सा जो शब्द है ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका पैसिव बन पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर राम इज़ अ टीचर, तो ये टीचर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आपको पहचानना आ गया होगा। ये हमारी बेसिक क्लास थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। फ्रॉम ज़ीरो टू हाई लेवल तक हम चलेंगे नाउन के अंदर। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।